नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS अकेडमी में। और देखिए, जो आपकी विज़न IAS के माध्यम से जो आपकी PT 365 की जो मैगज़ीन निकाली जाती है, आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके लिए जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो अभी हिंदी माध्यम में आपके लिए आई है पॉलिटी, क्योंकि जो देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या होता है कि उनको इंग्लिश मीडियम को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अभी आप देखेंगे अन्य चैनलों पर जो है इंग्लिश में ही जो है उपलब्ध कराई जा रही है, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो हिंदी मीडियम वाली अभी अवेलेबल नहीं हो रही, तो मैंने सोचा लाओ इस पर मैं ही वीडियो बना दे रहा हूँ। तो हम लोग चलिए देखेंगे इसको एक एक करके, इसके जो भी पार्ट आएंगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें करंट अफेयर अच्छा दिया कितना गया है, चलो ये पहले इसको मैं आपको बता दूँ। इसमें आप देखेंगे अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक में जो भी आपका राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो भी करंट के टॉपिक चर्चा में रहे हैं, तो उनको इस मैगज़ीन में कवर किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या आपकी विषय सूची पे अगर थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो पहला हमारा है संविधान से जुड़े हुए मुद्दे। तो इनमें आपके जो ये छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, इन सबको तो हम लोग आज ही हो सकता है कवर कर लें। दूसरा आपका टॉपिक आएगा संसद विधानमंडल। देखिए इनको मैं एक एक करके आपको सबको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो पहले तो हम लोग डायरेक्ट आज अपने पहले टॉपिक पे आएंगे। तो और उसके बाद में जो है देखिए सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है, पहला जो आपका टॉपिक है संविधान से जुड़े हुए मुद्दे, इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो इससे रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं एक एक करके उनको हम लोग जो है देखेंगे। और देखिए मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रेटजी बता दूं, यहाँ पे देखिए जो मैगज़ीन में पूरी आपकी जो चीज़ें दी, पूरा इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, देखिए पूरा वैसे तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी मैगज़ीन ही आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपका स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा दिया होता है। करंट अफेयर का थोड़ा सा अगर आप देखें मात्र 20% जो है डाटा आपको करंट अफेयर का मिलेगा, 80% तो आपका स्टैटिक जीके का होता है इसमें पोर्शन। और होता क्या है कि मान लीजिए अभी मैं पॉलिटी के पढ़ाऊँगा तो 20% ही आपका यूज़ वाला होगा और 80% तो आपने जो है कवर करके ही रखा होगा। अगर आप मतलब कि बेहतर तरीके से आपका अटैम्प्ट इस बार है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने 80% कवर ही किया होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ चीज़ें स्किप भी कर देता हूँ जो बिल्कुल ही आपको बेसिक सी बुक में भी मिल जाएंगी, जो आप पॉलिटी पढ़ते रहते हो उसमें भी मिल जाएंगी। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे करंट अफेयर में और जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेश्चन के दायरे में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी तो उनको मैं यहाँ पर आपको सब एक एक करके सब एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला संविधान से जुड़े हुए मुद्दे में के अंदर का जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण, जो यानी कि जो EWS कोटा है। तो ये अभी चर्चा में रहा है। तो क्यों चर्चा में रहा है, चलिए इसकी हम बात करते हैं। तो हुआ अभी ये हुआ है कि यहाँ पे चलिए थोड़ी सी बात करें। यहाँ पे एक केस आया था, तो एक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई कि ये जो 103वां संविधान संशोधन के तहत जो EWS का कोटा दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के जो है जो प्रावधान है तो उनके अनुरूप नहीं है, कहीं ना कहीं ये संविधान का उल्लंघन करता। तो इस बारे में ये चर्चा की गई थी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जो आया है, तो चलिए एक बार हम पढ़ देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता बरकरार रखा है। तो बस यहाँ पे चेंजेस बस इतना ही हुआ है कि इसको जो है याचिका आई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए करंट अफेयर आपका बस इतना ही हो जाता है अगर आपने पीछे स्टैटिक की चीज़ें पढ़ी हो, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी आपका हो जाएगा। तो हमारा देखते हैं जो EWS वाला जो आया था आपका, ये संविधान संशोधन कौन सा था, 103वां संविधान संशोधन था। और इसके तहत कौन कौन से आर्टिकल, आपका आर्टिकल 15 का 6 और 16 का 6 जो सब क्लॉज है, इन दोनों को ऐड किया गया। ठीक है। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो ये जो है सिन्हो आयोग आप थोड़ा सा याद रखिएगा किससे संबंधित है। तो सिन्हो आयोग की सिफारिश के आधार पर ही EWS को आरक्षण किया गया था। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपके लिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको वो जो है यहाँ पे कवर करवा दे रहा हूँ। बाकी स्टैटिक की चीज़ें हैं तो आप लोगों ने पढ़ी रखी होंगी। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS के लिए 10% सीटों का आरक्षित यहाँ पर किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि जो EWS का जो आप देखेंगे कि ये प्रावधान है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो केंद्र के द्वारा जो पारित किया गया है विधेयक यानी कानून बन गया है, तो इसमें क्या होता है स्टेट के ऊपर जो है मान्य नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे
क्या चीज़ें क्राइटेरिया दिया गया EWS के लिए, तो ये चीज़ें जो है आप सभी ने पढ़ी रखी होंगी, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट उतना नहीं रहती है। फिर भी अगर आपको अगर पढ़ना ही है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा और जो यहाँ पे इसमें बचता है वो ये है कि 1992 में इंदिरा साहनी बाद में निर्णय दिया गया था। देखिए ये जो पिटीशन जो याचिका आई थी ये किस बेस पे आई थी, तो इसमें बेस ये बनाया गया था कि 1992 में इंदिरा साहनी बाद जो में निर्णय किया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। इसको ही लेकर जो है याचिका दायर की गई थी कि उसमें कोर्ट में कहा था कि आर्टिकल जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन न्यायालय ने कहा है इसमें, उसके उत्तर में जो दिया है कि न्यायालय कह रहा है किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समयों में कठोर और अनुल्लंघनीय घोषित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जो है यह निर्णय जो है केवल और केवल किसके लिए था, मान लीजिए SC हो गया, ST हो गया, OBC जो समुदाय होते हैं उन पर ही लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि जो 50% का जो आरक्षण है ये केवल SC ST और आपके OBC समुदायों पर ही, इनका ही आरक्षण जो है 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए अब जो सामान्य कैटेगरी जो नई आई है वीकर सेक्शन वाली, तो इसमें ये ऐड हो सकता है। तो ये उन्होंने कहा है कि ये पहले डिसीजन नहीं दिया गया था, तो इसमें इसको शामिल, इसको वैध करार दिया गया। बस इतना सा आपको यहाँ पर देखना था। दूसरा जो हमारा चैप्टर है कि अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण करना था, तो ये अभी चर्चा में क्यों था, तो सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे आखिर ये चर्चा में ही क्यों है। तो चर्चा में ये इसलिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है जस्टिस रोहिणी आयोग, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पे हुआ ये है कि जो जस्टिस रोहिणी आयोग है ये किसके लिए था, अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के लिए। तो इसके कार्यकाल का विस्तार किया, तो इसलिए जो है ये चर्चा में आ गया। तो ये देखेंगे कि आप इसका जो है 14वां विस्तार है, तो और इसको कहा गया है कि 31 जुलाई 2023 तक इसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि इस मामले पर ये जो है आयोग कहाँ तक पहुँचा है। तो समिति जो भी गठित की, तो इस आयोग का देखिए गठन कब हुआ था, 2017 तक, और इसका जो है कार्यकाल अभी तक बढ़ाया गया है। कब तक इसको डेट दी गई, 31 जुलाई 2030 तक इसको अपनी रिपोर्ट जो है प्रकाशित करनी है। थोड़ा सा इसमें आप आर्टिकल थोड़ा सा याद रखिएगा। अनुच्छेद 340 किससे है, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। और इसमें जो कहा गया है कि उपवर्गीकरण के लिए क्या हुआ है कि 2015 में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने OBCs को जो है यहाँ पे था कि जो OBCs की जो कैटेगरी है इनको जो है 3 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो कहा था कि जो OBCs की जो श्रेणी है इनको 3 पार्टों में डिवाइड कर दीजिए, जिससे आरक्षण का लाभ जो है ज़रूरतमंद को ज़्यादा मिल सके। ऐसा नहीं है कि कोई के जो है जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको भी लाभ मिल रहा है। तो इसकी कैटेगरी को बांटने के लिए ही इस आयोग का गठन किया गया था। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते, तो यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं, आपको चलो दिखाई देता हूँ। पहली आपकी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आएगी, दूसरी कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो आपको अधिक पिछड़ा वर्ग में आएगी, और थर्ड आपकी आएगी पिछड़ा वर्ग में। ये 3 कैटेगरियाँ आपको बननी थी, तो इन 3 कैटेगरियों पे जो है रिपोर्ट देनी है आयोग को। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको OBC के आरक्षण की जो पृष्ठभूमि है इसको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं। तो 1993 में क्या हुआ था, 1953 में काका कालेकर की जो है अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। उसके बाद में 1979 में क्या हुआ था कि BP मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। 1992 में हुआ था अनुच्छेद 16 का 4 के तहत जो है OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और 1992 में क्या हुआ था, इंदिरा साहनी बाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया था। ये थोड़ी सी यहाँ पे इसका जो है आधारभूत हम लोगों ने जानकारी देख ली। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अगर हम बात करें तो इसको जो है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया। किसके तहत, 102वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसका आर्टिकल क्या बना दिया, किस आर्टिकल में डाला गया, 338 के B में, सब क्लॉज B में इसको ऐड कर दिया गया। और देखते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम जो है 1993 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। इसका आर्टिकल चर्चा कर चुके हैं, 338 का B। थोड़ी सी और भी जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। इसके सदस्य की बात करें तो इसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। और इनका कार्यकाल की बात आएगी तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा इनके कार्यकाल और सेवा शर्तें। तो इसमें बस इतना ही जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो आपका स्टैटिक का ही पोर्शन है जो कि आप लोग बेसिकली पढ़ते ही रहते हैं बुक में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समान नागरिक सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हल्का सा चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा, तो इसकी भी देखिए यहाँ पे हुआ कि हाल ही में भारत में समान नागरिक सिविल संहिता विधेयक 2020 नाम से एक गैर सरकारी विधेयक
कैसा है, ये एक गैर सरकारी विधेयक। देखिए गैर सरकारी विधेयक से क्वेश्चन यूपीएससी पहले भी प्रीलिम्स में पूछ चुका है कि गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। तो इसके बारे में गैर सरकारी विधेयक में आप देख सकते हैं कि गैर सरकारी का मतलब जो है कि जो आपका जो सदस्य है, संसद सदस्य जो कि अभी मंत्री नहीं है, चाहे वो जो गवर्नमेंट में पार्टी है उसी का मेंबर हो या फिर अन्य किसी का हो, तो वो गैर सरकारी बोला जाए। सरकारी में कौन आते हैं, जो मंत्री बन जाते हैं वो सरकारी हो जाते हैं। तो एक ये है जो गैर सरकारी विधेयक है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि एक मंत्री नहीं, एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा इसको पेश किया गया था। तो बस यहाँ पे इस वजह से ही ये जो है चर्चा में रहा था। तो आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो इसमें क्या होता है कि समान नागरिक संहिता का आशय एकल कानून से है। यहाँ पे क्या होता है कि सभी के लिए एक कानून, जो भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत जैसे विवाह, तलाक, अभिरक्षा, दत्तक ग्रहण या फिर विरासत के लिए सभी में एक ही जैसा कानून होना चाहिए। सभी धर्मों में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म है, सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका आर्टिकल आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आर्टिकल कौन सा आपका 44 है, और ये आता है आपके राजनीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है यहाँ पे। और जो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काम की लायक है तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए अभी यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, तो अन्य धर्मों की बात करें तो यहाँ पे अभी चल क्या रहा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नहीं चल रहा है तो इससे पहले क्या चल रहा है, तो इससे पहले चल रहा है देखिए हिंदू पर्सनल लॉ। हिंदुओं के मामले में क्या चलता है, हिंदू पर्सनल लॉ। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कानून आते हैं, एक आपका हिंदू विवाह जो अधिनियम आ गया 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षता अधिनियम 1956 तथा हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। देखिए ये सब जो है आपके हिंदू जो कैटेगरी आती है उनके लिए इन कानूनों के तहत जो है कानून बनाए। और यहाँ पे जो आपका शब्द हिंदू दिया गया, तो हिंदू शब्द में ही आपके सिख, जैन और बौद्ध भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो मुस्लिम, और आपकी जो कैटेगरी छूट जाती है मुस्लिम, जो वो उसकी मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है इसके तहत, ये किसके तहत काम करते हैं, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत का कानून है 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों में स्पष्ट रूप से इनको मान्यता दी गई। तो इनके कानून अलग हैं। तो यही बात की गई है कि ये जो है सभी कानून सबके लिए एक जैसे ही बना दिए जाएं। तो ये चर्चा इसमें होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो अभी तो इस पर कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है, तो अगर फ्यूचर में होगी तो मैं उस पर अपडेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। देखिए यहाँ पे बस एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन देख लिए कि गोवा की बात करें तो वर्तमान में देखा जाए तो गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, बस सिर्फ और सिर्फ गोवा में। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हेट स्पीच का। हेट स्पीच चर्चा में क्यों है, चलिए इस पे बात करते हैं कि हाल ही में जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले 7 वर्षों में, कब तक का डाटा है, पिछले 7 वर्षों में जो है हेट स्पीच के लिए जो दर्ज कानूनी मामलों में 500% की जो है वृद्धि होने की बात कही है। तो हमारा जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है इसने अभी डाटा दिया है कि पिछले अगर 7 वर्षों में देखें तो इसमें 500% की बढ़ोतरी हो गई है हेट स्पीच के मामले में। तो इस वजह से जो है, इस डाटा की वजह से ये जो है सुर्खियों में आ गया है। तो हेट स्पीच के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी देख लेते हैं। तो हेट स्पीच के बारे में देखते हैं। तो हेट स्पीच को जो है भारत में किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि परिभाषित नहीं किया गया। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और क्या है कि हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को फैलाने वाला वक्तव्य होता है। तो आप घृणा जब फैलाई जाती है, किसी आपकी अभिव्यक्ति के द्वारा अगर घृणा फैल रही है समाज में, तो उसको हेट स्पीच बोला जाएगा। हेट स्पीच के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की कई धाराएं, तो यहाँ पे आईपीसी की आपकी धारा 153A और 295A आदि का प्रयोग होता है किसके खिलाफ, हेट स्पीच के कारण। और हेट स्पीच की अभिव्यक्ति किस किस तरीके से होती है, चित्र के माध्यम से, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव और प्रतीक चिन्ह शामिल इसमें होते हैं। इसे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रसारित किया जा सकता है। हेट स्पीच से संबंधित जो कानून है, देखिए यहाँ पे कानून तो आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे मोस्टली आप ये याद रखिए कि संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं। आईपीसी में भी देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है किस में प्रावधान है। तो संवैधानिक प्रावधान भी है कुछ, लेकिन हेट स्पीच शब्द का जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बात आप लोग थोड़ा सा गौर करिएगा। आपको संवैधानिक प्रावधानों में कहाँ है, आपका जो संविधान का अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 2 है, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था,
सदाचार और नैतिकता के संरक्षण है तो युक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अनुच्छेद 19 जो हमारा कहता है वो कहता है कि हम लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली देने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे आप लोग व्यवस्था खतरे में पड़ जाए, देश की सदाचार और नैतिकता ही खत्म हो जाए, तो इस तरीके से आप जो है कुछ नहीं बोल सकते। तो इस पर जो है युक्त प्रतिबंध लगाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आच्छादित रूप से आपको दिया हुआ है, इसमें भी प्रावधान। दूसरा देखते हैं आईपीसी की जो भारतीय दंड संहिता है, इसमें आपको 153 का ए, 153 का बी और 298 धाराओं के अंतर्गत भी आपको मिल जाएगा। लोक प्रतिनिधि अधिनियम में भी इसकी चर्चा थोड़ी सी है कि किस तरीके से हेट स्पीच पर रोक लगेगी। तो इसकी धारा 123 की 3, देखिए ये धाराएं तो आपको याद नहीं रहेंगी, तो मतलब बेसिकली आपको ये चीज़ें याद रखनी है किस में थोड़ा सा प्रावधान है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप में इसमें दिया हुआ है। तो बस बेसिकली बस ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, बाकी जो ये जो धाराएं आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो हम आता है वो होता है, हमारा टॉपिक है वो है राजद्रोह यानी कि सेडिशन। देखिए मैं आपको फास्ट रिवीजन करवा दे रहा हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं चीज़ें आपको करवा दे रहा हूँ। अगर कुछ आपको लगता है कि छूट रही तो देखिए, वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें आपको दी जाएँ। बेसिकली क्या है कि इसमें स्टैटिक का जो पोर्शन है इसमें काफ़ी कुछ दिया होता है, तो वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए करंट अफेयर में क्या होता है, अगर कोई मेजर जो आपका चेंजेस होगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोई एकदम मेजर चेंज हो जाएगा तो मैं आपको पूरा का पूरा 1 लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ पे कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा, हल्की सी कोई अगर न्यूज़ चर्चा में रही तो उससे रिलेटेड जो है कहाँ पे आपकी न्यूज़ जुड़ रही है तो वो इस तरीके से टॉपिक दे देते हैं। तो अगर कोई मेजर चेंजेस वाला अगर मुझे लगेगा कोई टॉपिक है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपको जो है आपके लिए जो बेहतर इन्फॉर्मेशन है वही दूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हमारा राजद्रोह वाला है सेडिशन, ये क्यों चर्चा में रहा था इसको देख लेते हैं। तो ये इसलिए रहा था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 124 से, देखिए राजद्रोह आपका जो है ये इसके खिलाफ कहाँ पर प्रावधान है, आपकी आईपीसी की धारा 124 ए में दिया हुआ है। इसके तहत जो 152 वर्ष पुराने, तो ये राजद्रोह की जो आईपीसी की धारा है ये कितने 152 वर्ष पुराने राजद्रोह कानून को प्रभावी रूप से तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। इन्होंने कहा है कि इस धारा को आप स्थगित कर दीजिए, कब तक के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्थगित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती, यानी कि जो सरकार है उसको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसमें संशोधन करना चाहिए, तब तक के लिए इसको स्थगित कर देना चाहिए। ये जो है यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। थोड़ा सा राजद्रोह के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता का जो 124 का ए जो धारा है, इसमें राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित की जो है सरकार के प्रति, तो किसके खिलाफ है, मान लीजिए सरकार के प्रति जो है अगर आप जो है शब्दों के द्वारा लिखित हो गया, मौखिक रूप में, संकेत या फिर दृश्य के रूप में घृणा या अवमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है तो उस पर जो है राजद्रोह लगाया जा सकता है। तो ये बातें उसमें लिखी हुई हैं। अगला देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे होता क्या है। इस कानून के तहत जो है राजद्रोह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर प्रशम्य अपराध है। तो गैर जमानती अपराध है, राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास या का प्रावधान किया जा सकता है, और जुर्माना के साथ भी और जुर्माने के बिना भी। और यहाँ पे क्या होगा, सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा सकता है जिस पे राजद्रोह लगा दिया जाएगा। ये कुछ केस हैं, बहुत ही पुराने हैं, तो इन पे ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये सब हिस्ट्री का भी मुद्दा है काफ़ी, तो यहाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि राजद्रोह आपका चर्चा में क्यों था और ये इसका प्रावधान कहाँ पर है। तो बस ये 2 चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन थोड़ा सा पहले तो इसकी ये देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का केवल असाधारण परिस्थितियों में, कब, असाधारण परिस्थितियों में ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये बात जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन राज्य को प्राप्त एक असाधारण शक्ति है, वह व्यक्ति की, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, तो यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, इस कारण जो है इसका संयमित तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये बात किसने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने। अगला जो है देख लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये है क्या, इसका अर्थ क्या है। कुछ लोगों को पता भी नहीं हुआ कि ये है चीज़ क्या।
तो अपराध करने से पहले की किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अभी तक अपराध नहीं किया है और उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, किस बेस पे कि ये जो है कानून व्यवस्था या लोक व्यवस्था को ये कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके आधार पर अगर किसी को अगर इन मामलों में अगर किसी को शक होता है किसी एजेंसी को, तो वो गिरफ्तार कर सकता है आपको, किसके अंतर्गत, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, जिसको निवारक निरोध भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर मान लीजिए किसी सुरक्षा बल को आपको लगा कि ये जो है खतरा बन सकता है कानून व्यवस्था के लिए, तो उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आधार भी देख लेते हैं कि क्या आधार होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, आधार क्या क्या होने चाहिए। मान लीजिए ऐसा लगे कि राज्य की सुरक्षा खतरे में, विदेश मामले या भारत की सुरक्षा को लेकर, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लेकर और आपूर्ति और आवश्यकता सेवाओं को बहाल रखने के लिए, रक्षा संबंधी मामलों को लेकर, इन विषयों पर अगर जो है लगता है कि इस माध्यम से आप जो है कुछ गड़बड़ करने वाले हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यहीं पे आपके जो है बस यही आपकी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। चलिए और कुछ देख लेते हैं, इस पे कुछ है और थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे और जो है देखिए, यहाँ पे आपको आर्टिकल जो है 22 का ए और 22 का 2 थोड़ा सा याद रखना है। आर्टिकल 22 में हमारे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है कि जो गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा का प्रदान की जाती है हमको, तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाई देता हूँ। तो चलिए अनुच्छेद 22 के 1 में क्या लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता। मतलब कि वही है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसके लिए प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, उसको वकील देना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, तो ये आपको सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपको जो है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, लेकिन अगर आपको इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तो आपको पेश नहीं किया जा सकता। तो यही बातें इन आर्टिकलों में लिखी हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़। आपका जो UAPA जो एक्ट है इसके संबंधित देखिए ये क्यों चर्चा में रहा। सबसे पहले तो इसकी बात करें तो केंद्र सरकार ने जो है हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, ये एक संगठन है। तो इसको जो है UAPA जो 1967 का एक्ट है इसके तहत क्या कर दिया, गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। तो इसलिए ये चर्चा में रहा। तो देखते हैं थोड़ा सा UAPA के बारे में जानकारी हम लोग देखते हैं। तो UAPA 1967 को व्यक्तियों और संगठनों को कुछ गैर कानूनी गतिविधियों को प्रभावी रोकथाम अधिनियम करने के लिए, साथ ही यह अधिनियम आतंकवाद विरोधी, मान लीजिए कोई यहाँ पे किसके लिए ये यूज़ होता है कि मान लीजिए कहीं पे आतंकवादी गतिविधियाँ अगर सरकार को लग रही हैं कि गड़बड़, कुछ आतंकवादी मामला जैसा उनको अगर कुछ लगता है, तो उनसे जुड़े हुए मामलों से निपटने से संबंधित ये यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि किन किन, देखिए यूज़ कब कब होगा और किस पे होता, तो यह अधिनियम यहाँ पे याद रखिए कौन कौन हो। तो व्यक्ति इंडिविजुअल पर भी ये लागू हो सकता है, व्यक्तियों यानी कि समूहों पर और संगठनों पर। ये जो है 3 कैटेगरी बनाई गई हैं किन पर ये जो है लागू या फिर इनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो किस पे व्यक्तियों पर और संगठनों पर, इन तीनों पर जो है इस तरीके का कानून बनाया जा सकता है या फिर इस कानून के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जा सकती है। होता क्या है कि UAPA के तहत जो है मामलों की जांच कौन कौन करता है, राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA दोनों के ही द्वारा की जाती है। अगला देखते हैं कि यह अधिनियम केंद्र सरकार को गैर कानूनी घोषित किए गए संगठन, जो भी मान लो गैर कानूनी संगठन, अभी यही जो ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, अगर इसको घोषित कर दिया गया तो इससे क्या होगा, इसको अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, तो करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। थोड़ा सा संशोधन देख लेते तो इसमें 2004, 2008, 12 और 19 में इसमें संशोधन किया जा चुका है। तो लास्ट कब हुआ था हमारा, 2019 का संशोधन हुआ था। तो ये भी आप याद रखिए कि लास्ट बार कब हुआ था, 2019 में। आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जांच अधिकारी को आतंकवाद जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP से पूर्व मंजूरी की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें जो है आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी।
अगला जो हमारा चैप्टर है वो है फ़ोन टैपिंग का। तो ये हालांकि चर्चा में क्यों था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर ही लेते हैं जो दिया है इसमें। तो हाल ही में क्या हुआ कि 2019 में राजनीतिक नेताओं के फ़ोन टैपिंग के लिए एक IPS अधिकारी की जांच की जा रही थी, तो इस वजह से ये जो है चर्चा में आ गया। फ़ोन टैपिंग से तात्पर्य क्या है? चलिए, फ़ोन टैपिंग से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा गुप्त माध्यमों से इंटरनेट आधारित संचार और फ़ोन की निगरानी करने से है। फ़ोन टैपिंग शब्द का जो है अर्थ वायर टैपिंग या लाइन वर्गिंग या फिर इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन भी है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसकी शुरुआत पहली बार कब हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 के दशक में टेलीफोन रिकॉर्डर के आविष्कार के बाद में जो है इसकी जो है शुरुआत हुई थी। फ़ोन टैपिंग किन किन आधारों पर की जा सकती है आपकी? तो मान लीजिए कहीं पर भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में और देश की सुरक्षा के हित में, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में और लोक व्यवस्था के हित में अपराध और अंजाम देने के लिए उकसाने के लिए इन आधारों पर आपकी फ़ोन टैपिंग की जा सकती है, अन्य मामलों में नहीं। तो ये बात थोड़ी सी आप याद रखिएगा। और इसमें तो जो है कुछ आपके इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, अगला जो हमारा है भुला दिए जाने का अधिकार। तो इसको भी थोड़ा सा बस देख लीजिए क्यों चर्चा में है। बाकी सब इसमें जो है मैं तो इसको पूरी स्टडी कर ही चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इसमें नहीं है। वैसे देखिए, मैं कोई मतलब कि कोई ऐसा तो है नहीं कि मुझे ही सब कुछ पता है कि मतलब कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती है। वैसे अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपसे छूट रही हैं तो आप इसकी PDF आप विज़न IAS की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगी। अगर वहाँ पे अगर दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर किसी को PDF चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को जो है सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दंपत्ति की जुड़ी जानकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, बाकी का सब ये सब जो है इतना इम्पोर्टेंट आपका जो है नहीं। यहाँ पे लास्ट में पहला टॉपिक का जो लास्ट है कि अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ जो अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ रह गई हैं, इनमें देख लेते। तो क्या चर्चा में था? भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा यहाँ पे चर्चा था, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। तो संविधान में जो है अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो जो अल्पसंख्यक शब्द है वो इसको परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जो कहाँ रखा गया, आपका अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों को रखा गया है। और जो है आपका अनुच्छेद 350 का B में क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार इसमें दिए हुए। ये आर्टिकल इससे रिलेटेड आपके दो थे। और यहाँ पे आप देखेंगे अगला है कि हालांकि केंद्र सरकार ने जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 का उपयोग करते हुए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसियों को अल्पसंख्यक घोषित किया। किसको? मुस्लिमों को, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब कैटेगरी आपकी आती हैं अल्पसंख्यकों के अंतर्गत। तो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 बनाया गया था। अगला जो है ये थोड़ा सा देखिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। सरना धर्म क्या है आपका? सरना धर्म, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। तो इसमें है क्या कि झारखंड, उड़ीसा, असम सहित जो 5 राज्य हैं कुल, इनके विभिन्न जनजातीय समुदायों ने जो है केंद्र सरकार से मांग की है कि उन सरकार जो है उनके धर्म इनका ये जो है सरना धर्म अपना मानते हैं, तो इसके रूप में इनको मान्यता दे कि सरना जो इनका धर्म है इसको मान्यता दे सरकार। तो ये यहाँ पे है। तो और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि विभिन्न राज्यों में रहने वाली जनजातियाँ सरना जो हैं धर्म का पालन करती हैं। तो इसमें होता क्या है, प्रकृति पूजा की अवधारणा पर आधारित यह एक धर्म है। तो इसलिए ये जो है न्यूज़ में आया था क्योंकि इन्होंने मांग की अपने धर्म को गवर्नमेंट से जो है। बाकी ये अनुच्छेद 370 और 35 है, तो ये जो है अभी 3 वर्ष पूरे हुए थे, इस कारण जो है इसकी चर्चा में था। बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना ज़्यादा। बाकी अनुच्छेद 142 जो है हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहता है आपका। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है उस पर मत जाइए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अनुच्छेद 142 में क्या होता है। अनुच्छेद 142 में ये चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कोई ऐसा केस जो मान लीजिए उच्चतम न्यायालय के पास में कुछ ऐसा चीज़ आ गई जिसको लेकर कोई कानून नहीं है, तो वो कानून ना होने पर वो अपना डिसीजन किस तरीके से देगी, तो ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिस पर कोई कानून नहीं बनाया, तो उस पर कैसे डिसीजन देना है, तो ये जो है शक्ति
खुद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड की गई कि आप इसको अपने हिसाब से इस पर आदेश दे सकते हैं। तो बेसिकली यही होता है अनुच्छेद 142 में। बाकी को आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी ये कब क्या हुआ देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों को रिहा कर दिया। तो ये बातें इसमें लिखी हैं। चलिए अब हमारा जो आर्टिकल 145 का सब क्लॉज 5 है, तो ये क्यों चर्चा में रहा है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा है कि न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय जो है हमेशा न्यायाधीशों की कम संख्या वाली पीठ के निर्णय पर प्रभावी होगा, भले ही कम। तो यही बात है कि अब जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा जज मिलके फैसला करेंगे तो उनकी बात तो मान्य होगी। तो ये बात कहाँ पे लिखी है, आर्टिकल 145 का सब क्लॉज 5 में। तो बस यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पहला टॉपिक तो हमारा जो संविधान, जो आपके संविधान से रिलेटेड जो मुद्दे थे वो तो हमने देख लिया। दूसरा हमारा है संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली। इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कोई आपको प्रॉब्लम है वीडियो में तो आप लोग कमेंट करिए। तो अगले वीडियो में मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ें छूट रही हैं, वैसे मैं आपको बताऊँ कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वहीं आपके काम की हैं। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको कवर करवा दी हैं। बाकी आपका देखिए स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आप कितना पढ़ेंगे पूरे साल। तो देखिए आपने पॉलिटी पढ़ी है और उसके बाद में भी आप फिर यहाँ पे स्टैटिक पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। करंट अफेयर की चीज़ें मैंने आपको पूरी कवर करवा दी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा अगला दूसरा टॉपिक है। इसको लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँगा। अगर देखिए कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।